जैसे पेट्रोल में मुंह उठाया चल रही है। पेट्रोल में आपने मुंह उठाया चल दिया। ईवी का हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा ये सा थोड़ी सी planning। लिमिटेशन है, आपको प्लानिंग करके ही जाना पड़ेगा। अपने आप एक बार कभी बीच में चालू हो जाता है तो आपका स्टीयरिंग एक बार को स्टिफ हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा। तो वो कट वट लेने में और पैसे लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो क्या कहना चाहोगे सर, ईवी वर्क करता है आज की डेट में लेना? ईवी का क्या रीसेल का क्या सीन है सर? क्या आपने सोचा माइंड में था जब इसे बेचूंगा तो कैसे? रेंज एंग्जाइटी तो बिल्कुल होती है। अब जैसे ना आप किसी सुनसान रास्ते जा रहे हो, एमजी क्लेम करता है कि हमारी जो हाँ। सीट्स है बिजनेस क्लास है। टाटा हैरियर जो आई है वो देखो, अगर मैं बात करूं आज की डेट में, टाटा और महिंद्रा दोनों अपने इंडियन ब्रांड पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ईवी मार्केट को कैप्चर कर लें अच्छी तरह। लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसी गाड़ी आ चुकी है जो इन दोनों ब्रांड के इरादों पर पानी फेरती जा रही है हर महीने, क्योंकि आज मेरे साथ यहाँ पर आ चुकी है भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार MG विंडसर ईवी प्रो। और आज इस गाड़ी के हमारे साथ ऑनर भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं केशव जी। केशव जी, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आज हमारे साथ केशव जी जुड़ चुके हैं, सारी बात जानने वाले हैं कि कैसी ये गाड़ी है, रेंज कैसी है और कंफर्ट कैसा है, कितने की पड़ी, पास सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और गारंटी देता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको MG की तो कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए ज़्यादा समय खराब करते स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं MG विंडसर ईवी प्रो की। तो केशव जी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, MG विंडसर ही क्यों लिया आपने? सर एज अ प्राइस पॉइंट और मार्केट में गाड़ियां नहीं है इस प्राइस पॉइंट में और इस एम्पल स्पेस के साथ। ठीक है, ऑडली इसकी जो शेप है बहुत ओपिनियनेटेड है कि मतलब किसी लोगों को अच्छी लगेगी, किसी को नहीं अच्छी लगेगी। पर्सनली मुझे नहीं अच्छी लगती इसकी शेप, मेरे घर वालों को बहुत अच्छी लगती है इसकी शेप। अच्छा। तो इसीलिए भी एक रीजन था। बट इस प्राइस पॉइंट में जो स्पेस है, जैसे टाटा नेक्सॉन हो गई, टाटा नेक्सॉन में आपको बिल्कुल स्टोरेज नहीं मिलेगी एंड इट्स आल्सो 17.5 एक शोरूम की गाड़ी, कोई स्पेस नहीं है उसके अंदर। बस नेक्सॉन ऑलरेडी बहुत बिकती है, वो आइस प्लेटफॉर्म में ईवी आ गई है उनकी, तो वो वैसे बिक रही है। इसके आने के बाद मेरे हिसाब से वो भी नहीं बिक रही होगी ज्यादा। अच्छा। क्योंकि इसका जो मेजर प्लस पॉइंट है वो इसकी स्पेस है और एम्बिएंट लाइटिंग फीचर्स इन्होंने इतने सारे दे दिए हैं। तो उसके बाद फिर एज अ इंडियन कंज्यूमर हिंदुस्तानियों को दो चीजें चाहिए होती है, स्पेस और थोड़ा एस्थेटिक्स अच्छे मिल जाएं। तो उस मामले में तो बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, क्योंकि आपको शेप भी अजीब मिल रही है, तो कोई ऐसे पुरानी शेप नहीं है ना, बिल्कुल ऑड नई शेप। तो जब रोड पे गाड़ी चलती है तो फिर ये अलग ही दिखती है बिल्कुल। तो एक ये रीजन भी था। बाकी स्पेस है, इंटीरियर्स बहुत अच्छे हैं, बिग स्क्रीन यू आर गेटिंग। ओके। तो ये सारे मामलों के चक्कर में रेंज बहुत अच्छी है इसकी। अच्छा, तो सर जैसे आइस इंजन छोड़ के ईवी का प्लान कैसे बना? ईवी का प्लान सर हमारा ऐसे बना बिकॉज मेरी रनिंग बहुत ज्यादा है। आई वाज पेइंग अप्रोक्सीमेटली 40,000 पर मंथ फॉर 2 cars ऑफ पेट्रोल। ओके। तो इसीलिए हमारा प्लान ईवी पे स्विच हुआ कि हम ईवी ले लेते हैं, तो EMIs वही कन्वर्ट हो जाएगी और आप डे टू डे रनिंग आपकी कम हो जाएगी। अब जहाँ मेरा 20,000 का पेट्रोल लगता था, मेरा 4,000 रुपए का मुश्किल से बिजली का बिल लग रहा है। तो इसीलिए ईवी पे शिफ्ट हुए। अच्छा, ईवी पे तो शिफ्ट हुए सर आप, तो मुझे ये बताएं कि मतलब MG क्यों ले ली? BYD भी एक ऑप्शन था, टाटा एक ऑप्शन था, महिंद्रा की एक XCV9 और B6 आई है, B6 और आई है, टाटा बिल्कुल। हैरियर भी आने वाली है। टाटा हैरियर जो आई है वो इसके बाद आई है। अब वो ऑब्वियसली इससे थोड़ी ऊपर की रेंज आएगी, बेस मॉडल वो आपका आएगा। बट बेस में भी आई थिंक यार दे आर ऑफरिंग वेरी मच, प्रीटी मच एवरीथिंग दे आर ऑफरिंग इन बेस मॉडल आल्सो। हैरियर हमारी इसके बाद आई है। BE6 और XC9 उन्होंने खाली टॉप मॉडल निकाला है अभी महिंद्रा वालों ने। तो टॉप मॉडल BE6 का 28 लाख का पड़ता है और XC9 का आपका पड़ता है 33-35 का। ये हमें ऑन रोड पड़ी है 19.5 की, 19.5 की। तो प्राइस पॉइंट ही इतना ज्यादा हो गया। ठीक है। और जो BE6 है, रेंज ऑलमोस्ट यही मिल रही है। ये 380 दे देती है, वो थोड़ी सी बढ़ा के देगी आपको रेंज, बट प्राइस पॉइंट भी सीधा 10 लाख रुपए फालतू हो गए उसके। अच्छा। तो वो सब देखते हुए बेटर चॉइस थी MG विंडसर प्रो। क्योंकि इलेक्ट्रिक में BYD आज की डेट में टेस्ला को भी हिला रही है। अगेन सर प्राइस पॉइंट, BYD की गाड़ियां सस्ती नहीं है। BYD की जो एक मिनी वैन जैसी आती है E-Max 7, वो भी आपकी मेरे ख्याल से 30-35 की है। इस रेंज में आती है आपकी टाटा नेक्सॉन,
जो इस रेंज में आती है। बट अगर आप टाटा नेक्सॉन को देखोगे और इसको देखोगे तो फिर आप इस पे ही जाओगे, क्योंकि वो स्पेस स्पेस और वगैरह इसके अंदर इसकी फील ही अच्छी है सर। बिल्कुल बिजनेस क्लास सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक आपको एडजस्ट करने का वो मिल जाता है सब कुछ। एग्जैक्टली इसीलिए तो जैसे चलो ठीक है, आपने चलो बता दिया कि MG क्यों ली। MG में एक गाड़ी आती है ZS EV, तो वो भी एक ऑप्शन हो सकता था, अगेन ZS EV क्योंकि का बैटरी पैक प्राइस, भी 52.5 सब प्राइस पॉइंट, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू प्राइस। ये 19.5 की पड़ी है ऑन रोड ZS EV, और ऊपर की बढ़ती वो 24-25 की बढ़ती। 24-25 की अगर लेनी होती तो फिर हम टाटा कर्व भी देख सकते थे। टाटा कर्व इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। स्टोरेज की प्रॉब्लम उसमें भी थोड़ी बहुत है, ग्लास होल्डर्स नहीं मिलते ढंग से और वो सब नहीं मिलता, बट प्राइस पॉइंट का ही वो है। अगर आपको वो लेनी है फिर आप क्रेटा EV पे भी जा सकते हो, आपको उस रेंज में वो भी मिल जाएगी। क्रेटा EV भी आती है। क्रेटा EV भी मिल जाएगी। हमने क्रेटा EV भी देखी थी, बट अगेन जो हमारा प्राइस रेंज था फीचर्स के हिसाब से, वो सब घुमा फिरा के सब इसी पे ही आ रहा था, क्योंकि 19.5 मतलब कहने का मतलब ये है और कि अगर एक आप इनका perfect बैस package- सिस्टम लोगे तो वो आपको 12.5 की पड़ेगी। समझ अलग गया। तो से। परफेक्ट एक आप पैकेज कहना चाहते पैकेज के हिसाब से, प्राइस रेंज के हिसाब से हो। विंडसर से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो सर जैसे इसके अंदर गाड़ी के अंदर बूट तो अच्छा खासा मिल जाता है अपने को, Yes. प्रैक्टिकल बूट मिलता है, लेकिन Yes. यहाँ पे जैसे इसको उठाओगे तो अपने को यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे स्टेपनी वगैरह नहीं मिलती, तो क्या कहोगे इसके लिए? ये भी मेरे को थोड़ा सा एक ड्रॉबैक लगा था कि आप 20 लाख की कार परचेज कर रहे हो, आपको स्टेपनी नहीं दिए। अब एज अ इंडियन माइंडसेट वो एक होता है ना कि नहीं, एक एक्स्ट्रा टायर तो होना चाहिए मेरे पास। ठीक है, उसके लिए विंडसर वालों ने एक पंचर किट दी है, आई गेस आजकल यही आ रही होगी। ये पंचर किट है, इसमें आप जैसे टायर में हवा भरते हैं वैसे ही आप ये पंचर किट भी लगा देंगे तो आपके जो जितने भी पंचर्स हैं वो आपके सारे भर जाएंगे। तो आपको एज सच स्टेपनी चेंज नहीं करनी। इसका प्रो भी है और इसका कॉन भी है कि पंचर किट में जो भी वो लिक्विड या जो भी टेक्नोलॉजी होती होगी वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पंचर्स करती होगी ना, उसके बाद तो नहीं करेगी। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो मेरे को सर्विस सेंटर से रिफिल करवानी पड़ेगी ये, या मेरे को नई खरीदनी पड़ेगी, या क्या होगा। उसका प्राइस अभी तक कुछ क्लियर नहीं है कि उसका प्राइस कितना आएगा कितना नहीं आएगा, या फिर हमें स्टेपनी ही अलग से लेनी पड़ेगी। तो आई थिंक MG वालों को इसके साथ एक स्टेपनी दे देनी चाहिए थी। 15-20 हज़ार रुपये का टायर होता है, उससे भी कम का, तो 20 लाख की गाड़ी पे एक टायर एक्स्ट्रा और दे देते। द ओनली थिंग which I feel is missing out on the exterior is the rear wiper. Okay. They have not given a rear wiper. मतलब आप 20 लाख की गाड़ी ले रहे हो तो मैं एक छोटा सा रेयर वाइपर एक्सपेक्ट करता हूँ कि रेयर वाइपर भी हो। बस एक वो नहीं है, बाकी परफेक्ट गाड़ी है। यस। तो गाइस बाहर तो बात हो गई है, इसको चलाते हुए बात करते हैं, देखते हैं कैसी ये गाड़ी है। लेट्स गो। आ चुके हैं यहाँ पे ड्राइवर सीट पर, और विंडसर के अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी है, इसका ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है, और बड़ा होने के साथ साथ आपको विजिबिलिटी अच्छी खासी मिल जाती है। तो केशव सर क्या कहोगे इस बारे में? सर विजिबिलिटी तो अच्छी मिल जाती है, बट एक ड्रॉबैक इसका गर्मी में जो मेरे को लगता है वो ये लगता है कि जैसे एरिया आपका ऑब्वियसली विंडोज काफी बड़ी बड़ी है, तो उतनी ही गाड़ी अगर आपकी अनकवर्ड खड़ी रहेगी तो उतनी ही गर्मी भी अंदर आए। तो जैसे सर बाकी इसका AC स्ट्रांग है तो वो इतना फील नहीं होता अभी स्टार्टिंग में, तो नहीं होता क्योंकि अभी तो गाड़ी नहीं है बिल्कुल, AC वेसी सब स्ट्रांग चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। बट हाँ, बस एक ये ड्रॉबैक लगता है, बट वो भी आप शेड्स वेड्स लगवा लोगे तो वो आपका कवर्ड हो जाएगा। तो जैसे आपने कहा ग्लास एरिया बड़ा है, और ये वाला जो आपका कर्टन है पैनोरामिक सनरूफ का, तो कितना थिक है? इसमें से हीट आती है? नहीं, इसमें से कोई हीट नहीं आती, वो तो सब कंपनीज वैसे ही बनाती हैं, कोई हीट का कोई सिस्टम नहीं होता। अच्छा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कवर्ड करके रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है। तो जैसे अभी जून में कर रहे हैं तो इसके AC का परफॉर्मेंस अच्छा है? बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। जैसे सर आज आप पीछे बैठे हो, तो पहली बार बैठे हो? मैं पहली बार ही बैठा हूँ। तो मुझे सर ये बताए कंफर्ट कैसा है इस गाड़ी का पीछे भैया? कंफर्ट स्पेस के मामले में तो इस सेगमेंट में और कोई गाड़ी नहीं है, मतलब स्पेस ही स्पेस है गाड़ी के अंदर। मतलब एक्चुअली मतलब मैं 5'6" हूँ और आप भी अच्छे खासे लंबे हैं, तो तब भी हमारे पास ना यहाँ पर इतनी ज्यादा ये लेग रूम हो गया। लेग रूम तो बहुत ही ज्यादा है, मतलब अल्टीमेट स्पेस है, मतलब बिजनेस क्लास स्पेस बोल सकते हो आप। मतलब जो MG क्लेम करता है कि हमारी जो सीट्स है बिजनेस क्लास है, बिजनेस क्लास सीट्स है, और ये वाली सीट्स भी आपकी रिक्लाइन हो जाती हैं पीछे, तो वो भी एक प्लस पॉइंट मिलता है। अच्छा,
तो जैसे आप फ्रंट में बैठ के गाड़ी चलाते हो तो आगे की सीट्स क्या कंफर्ट कैसा है, पीछे का आपने बता दिया। बिल्कुल परफेक्ट है भैया, कंफर्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस गाड़ी के अंदर। हम्म। बिल्कुल कंफर्ट के मामले में बिल्कुल 10 on 10 है। हम्म। कंफर्ट्स अच्छे हैं, वेंटिलेटेड सीट्स दे रहे हैं लोग, हम्म। सब कुछ सही दे रहे हैं। कंफर्ट से याद आया था, जैसे इसके सस्पेंशन का रोल, मतलब कंफर्ट के अंदर सस्पेंशन का भी रोल अच्छा खासा होता हाँ है। हाँ। तो जैसे हाई स्पीड पे कैसा परफॉर्मेंस होता है सस्पेंशन का, क्योंकि जैसे मतलब काफी मीडिया हाउसेस का ये कहना था कि बम्पी फील होती है, या मतलब स्टिफ साइड है इसके सर सस्पेंशन। ऑनेस्टली मतलब मैंने तो अभी तक ऐसे बम्पी रोड्स पे और हाई स्पीड पे वैसे हमने नहीं चलाई है अभी, क्योंकि रनिंग हुई है बट ऐसी सिटी रनिंग ही हुई है, मतलब ऐसे कोई हाईवे वगैरह पे ज्यादा नहीं, हाईवे पे अभी नहीं गए हैं। अच्छा। बट सिटी में भी जैसे हमारी जो रोड्स हैं, आप जिन रोड्स पे मैं चलाता हूँ वहाँ पर बम्पी राइड ही है। अच्छा। बट एज सच कोई बम्पीनेस फील नहीं होती, मतलब खराब रोड पे कैसा नहीं, फील आता है? ऐसे एज सच कोई बिल्कुल ऐसे बम्पीनेस नहीं फील होती। खराब रोड में आप तेज नहीं चलाते, आप धीरे धीरे ही निकालते हो, तो ऐसे कोई बम्पीनेस तो फील नहीं होती, जैसे हर नॉर्मल गाड़ी में वैसे ही इसके सस्पेंशन हैं। अच्छा। तो ऐसे कोई बम्पीनेस या कोई वो वाला मैं बोलूँ कि मतलब मजा नहीं आ रहा चलाने में, वैसा कुछ नहीं है। अब बीइंग एन ईवी का पिकअप बहुत अच्छा होता है। तो अभी आप जैसे ड्राइव कर रहे हो, आप इसको पिकअप करोगे या कट लेने के लिए आप तेज पिकअप करोगे तो बहुत अल्टीमेट पिकअप है। अच्छा। तो ड्राइव फील तो इसकी बिल्कुल अच्छी है। मतलब स्पोर्ट्स वगैरह मोड आप लगाते हो तो क्या उसका सीन है, मतलब कितना पिकअप मिलता है स्पोर्ट्स वगैरह, स्पोर्ट्स मोड में और इको मोड में कितना फर्क है? हम ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने भी ट्राई नहीं करा है, मेरी सिटी ड्राइव ही हुई है अभी। तो ज्यादा ना एक्सपेरिमेंट करते हुए मैं नॉर्मल में, और जो इनका एक रीजनरेशन रिकवरी मोड होता है ईवी गाड़ियों में, वो भी मैंने हाई पे रखा हुआ है। तो नॉर्मल में मैं जो इसका पिकअप बोल रहा हूँ नॉर्मल में इतना फर्स्ट क्लास है, तो आई कैन जस्ट इमेजिन कि वो स्पोर्ट्स पे क्या ही होगा। मैं ना मतलब नॉर्मल में ही बहुत तेज इसका पिकअप तो बहुत तेज है इसका बिल्कुल। गाइस अगर आपको स्पोर्ट्स का या इको का एक्सपीरियंस देखना है कि स्पोर्ट्स पे कितना मतलब पिकअप मिलता है या फिर इको पे कैसी चलती है, क्या रेंज देती है, मैंने इसका बहुत ही अच्छा रिव्यू बनाया हुआ है। इस वीडियो से नेक्स्ट आपको वही मिलने वाली है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आपको वो वीडियो मिस नहीं करनी। तो सर जैसे MG के अंदर, विंडसर प्रो के अंदर ये काफी बड़ी स्क्रीन दी है, तो अब इसमें एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके अंदर ही सारे फंक्शंस दे दिए हैं, अब आप यूज कर रहे हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमने गाड़ी रिव्यू करी, सब चीज करा, तो हमने थोड़ी सी फील करा कि कुछ फिजिकल बटन्स होने चाहिए थे। तो आपका क्या उस पे व्यू है कि कितनी परेशानी होती है, क्योंकि मिरर भी इससे एडजस्ट हो रहे हैं, अच्छा सनरूफ भी, मतलब कर्टन भी इससे ओपन हो रहा है, मोस्टली चीजें, वेंटिलेटेड सीट तक इससे मतलब आप वो करते हो ऑपरेट। तो क्या कहना चाहोगे सर? सी एज अ यूजर ये बहुत चेंज है हमारे लिए ना, कि क्योंकि अब तक जितनी भी जो भी गाड़ियां आती थी उसमें आपके बटन्स फिजिकली सब दिए गए होते थे, ठीक है। सो इट्स अ लिटिल चेंज ऑफ योर ड्राइविंग स्टाइल कि आपको सब कुछ वहां दिया है। तो अगेन वो एक बार की हैबिट की बात है। स्टार्टिंग में आप चलाओगे तो आपको बहुत इरिटेशन होगी, क्योंकि सब कुछ ही स्क्रीन के अंदर दिया हुआ है, जैसा आप बता रहे हो सनशेड, साइड के मेरे को साइड मिरर्स भी अगर मेरे को एडजस्ट करने वो भी स्क्रीन पे दिए हैं। अच्छा। बट वो एक बार की हैबिचुअल होने की बात है। मतलब हैबिचुअल होना भी ये नहीं कह रहा कि आपको महीने पर चलानी पड़ेगी गाड़ी तब आपको आदत पड़ेगी, आप 2 बार चला लोगे गाड़ी तो आपको सारा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। वो हैबिचुअल होने की बात है। और टेक्निकली देखा जाए तो ये लैपटॉप की स्क्रीन है, तो इसके कॉन्स और प्रोज दोनों हैं, कि आपको बड़ी स्क्रीन मिल रही है, व्यू मतलब सब कुछ इसके अंदर देखने को मिल गया है ना। बट ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग होगा कि उनकी नजर, आपको गाड़ी चलाते चलाते अगर कुछ एडजस्ट करना है तो आपको स्क्रीन से ही करना पड़ेगा, तो आप वो साइड रोक के करो, या फिर अगर आप वही हैबिचुअल वाली बात है, अगर आप फटाफट कर सकते हो तो आप ऐसे ड्राइव करके करोगे। तो एक हैबिचुअल वाली ही बात है। बाकी अगर आप इसकी स्क्रीन देखोगे तो स्क्रीन में सारे फंक्शंस बिल्कुल बेसिक बटन्स जो होते हैं जो आप बाहर ढूंढोगे वो मेन स्क्रीन पे नीचे ही बने हुए हैं सारे। अच्छा। तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो इसकी स्क्रीन है वो थोड़ी सी लैग जरूर करती है। अच्छा, लैगी है, लैग जरूर इन टर्म्स ऑफ इंटरफेरेंस। ओके, कि आप जैसे कुछ हाँ, अगर आप जैसे वॉइस बढ़ाओगे तो वॉइस वो 1-2 सेकंड बाद बढ़ेगी, वो इतना मेजर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो लैग की थोड़ी सी वो फील हो जाती है। अगेन फिर वही आपको उस चीज की धीरे से आदत पड़ जाती है। इतना कोई बड़ा इशू नहीं है वो कि लैग हो रही है, इतना कोई लैग नहीं करती, वो आपको धीरे से आदत पड़ जाएगी, तो आप चला सकते हो। बाकी सारे फंक्शंस अगर स्क्रीन दिखाएंगे तो सारे फंक्शंस हमारे इधर ही हैं, नीचे की तरफ सारे फंक्शंस हैं।
360 कैमरा मोड्स इट्स वगैरह। लाइक योर नॉर्मल फोन बेसिकली। 15 इंची का आपको फोन मिला हुआ है इसमें। जैसे आप अपने फोन पे विजेट्स सेट करते हो वैसे आप यहाँ पे विजेट्स सेट कर सकते हो। तो आपको सनशेड का मैंने जैसे इजी बटन यहाँ पर कर रखा है, एसी ऑन ऑफ का मैंने यहाँ इजी बटन सेट कर रखा है। जैसे आप गाड़ी से बाहर उतरे तो आप एसी ऑफ करके ऑफ करो गाड़ी, तो उसके लिए आप विजेट्स अपने सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो वो भी आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि मेरे को बटन्स नहीं मिल रहे, आप वहां से कहीं और से बटन दबाओगे, आप ये मेन स्क्रीन से बटन दबा दोगे, तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो सर जैसे आपने ईवी ली है और ईवी इंडियन मार्केट में भी नहीं है, बहुत से लोगों का डाउट होता है कि ईवी पर जाए ना जाए, पेट्रोल मतलब आइस इंजन से ईवी पे शिफ्ट करें, अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ता है ईवी को खरीदने के लिए, और ये भी अच्छे खासे पैसे में आपने परचेज की है। तो सर क्या कहना चाहोगे सर, ईवी वर्थ करता है आज की डेट में लेना? बिल्कुल आपकी बिल्कुल वर्थ करता है अगर आपकी रनिंग उस हिसाब से है। जैसे मैंने 19 मई को शोरूम से निकाली थी, आज 19 जून भी नहीं हुआ, ये मेरी ऑलमोस्ट 1800 किलोमीटर्स चल चुकी है। अच्छा जी हाँ, 1800 किलोमीटर्स चल चुकी है। तो वो आपकी सारी यूसेज जो ईवी की है वो आपकी रनिंग के ऊपर आता है। अगर मैं आपको मैथ्स भी बताऊं ना, तो आप ईवी गाड़ी महंगी परचेज करते हो, क्योंकि वो पेट्रोल जो नॉर्मल पेट्रोल आएगी उस सेगमेंट की, वो 3-4.5 लाख रुपए ईवी से सस्ती होगी। तो आपने पैसे एक साथ दे दिए है ना, स्टार्टिंग के पैसे जो आपका पेट्रोल का बच रहा है समझ लो वो आपने एक साथ दे दिए, आपकी उस पे ईएमआई बन गई अगर आप कैलकुलेशन वैसे देखोगे। बट जो डे टू डे रनिंग कॉस्ट आई वो आपकी बिल्कुल कम आ गई। जैसे मेरा महीने का पहले ऑन एन एवरेज जो हमारा पेट्रोल लगता था वो 40K का लग जाता था, इतनी रनिंग होती थी मेरी। आपकी डे टू डे रनिंग कॉस्ट बिल्कुल कम हो जाती है और कोई हैसल नहीं होता। आप कहीं भी, अब हर जगह चार्जिंग स्टेशंस बन चुके हैं, और ईवी के साथ एक एप्लीकेशंस भी आती हैं, स्टैटिक करके एप्लीकेशन है, ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं। इवन एमजी की खुद की भी MG बाय ई हब एप्लीकेशन है, जिसमें आप अपना रूट डाल दो और कुछ भी मतलब वो डाल दो, तो आपको हर जगह स्टेशंस बने हुए हैं, तो इजीली हो जाती है। एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हो तो रेंज एंजाइटी रहती ही रहती है, तो क्या वो बात आज की डेट में सच है? क्योंकि आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा बढ़ चुका है ईवी के लिए, उस तरफ जा चुका है इलेक्ट्रिक के लिए। तो रेंज एंजाइटी तो बिल्कुल होती है। अब जैसे ना आप किसी सुनसान रास्ते जा रहे हो और आपका पेट्रोल खत्म हो जाए और वहाँ पेट्रोल पंप भी ना दिखे, तो आपको तब भी एंजाइटी हो जाएगी कि मैं आगे कैसे चलाऊंगा। तो वही रेंज एंजाइटी है। पेट्रोल पंप हर जगह बने हुए, तो आपको हर थोड़े 2-2 किलोमीटर के रेडियस पे कोई ना कोई पेट्रोल पंप मिल जाता है। ठीक है, बट आप उसके लिए भी रीरूट करते हो ना, जब आप हाईवे पे चलेगा और नहीं मिला, पेट्रोल खत्म होने वाला है, तो आपको रीरूट करना पड़ेगा, थोड़ा सा अंदर लेना पड़ेगा, आप उसी के हिसाब से अपना रूट बनाओगे। ठीक है, तो वैसे ही ईवी का सिस्टम हुआ। ईवी हर जगह आपके स्टेशंस लगे हुए हैं, इवन दो हाईवेज पे भी लगे हुए हैं। आप यहाँ से लखनऊ के रूट पे जाओगे, कानपुर जाओगे या देहरादून जाओगे, तो हर जगह लगे हुए हैं आपके हाईवेज पे भी, और सिटीज में तो ऑब्वियसली लगे हुए ही हैं। तो रेंज एंजाइटी ऐसे कोई वो नहीं आएगी, क्योंकि आप अपनी जो प्लानिंग करोगे वो आप उसी हिसाब से कर लोगे कि मेरा डिस्टेंस वहां तक जा रहा है, मैं यहाँ पर 1 घंटा अगर मैं खाने के लिए रुकूंगा तो 1 घंटे में मैं तब तक चार्ज कर लूंगा। और अगर इसके 32 किलोवाट से आप चार्ज करते हो तो 20 मिनट्स में फुल चार्जिंग हो जाती है। अच्छा, तो जैसे सर कहने का मतलब ये है, ईवी से जा रहे हो तो अपनी ट्रिप को प्लान करके जाना पड़ेगा। जैसे पेट्रोल में मुंह उठाया चल दिया, पेट्रोल में आपने मुंह उठाया चल दिया। ईवी का हाँ स्टार्टिंग में ये थोड़ी सी लिमिटेशन है, आपको प्लानिंग करके ही जाना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप लॉन्ग रूट्स पे जा रहे हो, वरना आप स्टक हो जाओगे, फिर आपको झंझट होगा सर। उसके लिए आप फिर चार्जर इन्होंने एक 15 एम्पीयर का भी दे रखा है 3 किलोवाट का। इट टेक्स अबाउट 12 आवर्स टू चार्ज। ओके, वो नॉर्मल किसी भी ढाबे पे भी लग जाएगा। ठीक है, बट आप ढाबे पे 12 घंटे नहीं रुकोगे ना, तो हैसल हो गया। आप 2 घंटे भी नहीं रुकोगे, क्यों रुकोगे? आप रास्ते में 2 घंटे रुकते हैं सिर्फ, खाने के लिए 1 घंटा रुकोगे, तो 1 घंटे में वो 15 एम्पीयर का पोर्ट कितना चार्ज कर देगा? वो उतना ही चार्ज कर पाएगा कि आप नियरेस्ट ईवी स्टेशन पे चले जाओ। अब उस ईवी स्टेशन पे अवेलेबल है चार्जिंग पोर्ट या नहीं है, वो आपको सारा एप्लीकेशन बता देगी। तो ये छोटी सी एक लिमिटेशन है। घर में ही चार्जर लग जाता है इसका। आप जहाँ भी पार्किंग की स्पेस है आपकी, वहीं पर ही आपका 7.2 किलोवाट का चार्जर लग जाता है। इट टेक्स अबाउट 6 आवर्स टू चार्ज। तो आप जब भी घर आते हो, मतलब कितने परसेंट से कितने परसेंट हो जाती है 6 घंटे में? 0 to 100 6 आवर्स टू चार्ज। बाकी सर जैसे आपने ईवी ली है, ठीक है, आपने बता दिया रेंज एंजाइटी रहती है, लेकिन आपको प्लान कर लो, सारी चीज बता दी है, रेंज अच्छी देती है ये गाड़ी, आपने ये भी बता दिया। बाकी सर जैसे रीसेल का क्या सीन है इसका? आइस इंजन कोई भी पकड़ लेता है, इवन डीजल भी आज के डेट में पकड़ लेते हैं लोग, ऐसा नहीं है। ईवी का क्या रीसेल का क्या सीन है सर? क्या आपने सोचा, माइंड में था जब इसे बेचूंगा तो कैसा रहेगा? सर सोचा था हमने भी कि इसकी रीसेल वैल्यू क्या आएगी, बट MG क्लेम करता है कि आप 3 साल बाद उन्हीं को वापस गाड़ी बेच सकते हैं, बाय बैक ऑप्शन।
फॉर 3 years, इट्स वैलिड फॉर 3 years, ओके। अब आप 3 साल को भूल जाओ, क्योंकि हर कोई 3 साल में गाड़ी चेंज नहीं कर नहीं रहा करता। होता। तो मिनिमम अगर आप 5 साल भी पकड़ते हो, तो अभी ईवी गाड़ियों का रीसेल वैल्यू, मतलब एज अ कंज्यूमर मैं नहीं बता पाऊंगा आपको कि रीसेल होगी नहीं होगी, वो तो समय के साथ ही पता लगेगा। बट आई एम जस्ट होपिंग कि 5 साल बाद ऐसा, तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो गया तो 5 साल में तो और डेवलप ही होगा। अभी जितने भी नए पेट्रोल पंप्स बन रहे हैं, या इनफैक्ट जो पुराने भी हैं, उनमें भी अब उनको ईवी का वो प्रोविजन देना है, रूल्स आ चुके हैं कि उनको ईवी का प्रोविजन देना है ना, तो रीसेल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी रीसेल की बस इसलिए होती है कि जो बैटरी के इन्होंने आपसे 4-4.5 लाख रुपए स्टार्टिंग में फालतू नहीं लिए, जो मैं पेट्रोल और ईवी का कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो इंजन तो है नहीं इसके अंदर, इसकी बैटरी लाइफ ही है, मतलब जो भी है, तो वो आपको वैल्यू कम होके मिलेगी अगर बैटरी में कुछ इशू आती है 5 साल बाद। अच्छा, बाकी तो और कोई गाड़ी में है ही नहीं ना, मतलब कोई रीसेल की तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेन इंजन होता है, इसकी बैटरी है। इसकी बैटरी है जो तो 4 लाख रुपए की बैटरी है, आप उतनी प्राइस कम करके और जो भी एक्सटीरियर और इंटीरियर्स के हिसाब से होगा, आई गेस उसके हिसाब से हो जानी चाहिए। अभी लोग ईवी में इसलिए बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स आएंगी रीसेल में, क्योंकि अभी एक तो लोगों को मेरे ख्याल से इतनी अवेयरनेस नहीं है कि पेट्रोल पंप्स के में कहाँ बने हुए ईवी स्टेशंस में कहाँ जाऊंगा, कैसे करना है मेरे को। वो तो एक बार को आपको चेंज हुआ है एकदम सिस्टम, तो उसके हैबिचुअल में आना पड़ेगा। बाकी तो फिर सब इजी हो जाएगी जब आपकी कॉस्ट कटिंग महीने की हो रही होगी ना। मेरी 20,000 का पेट्रोल लगता था, मेरा 2,000 रुपए का पेट्रोल लगता है। तो मेरे को स्टार्टिंग में 4 लाख रुपए देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ले लो मेरे से 4 लाख रुपए फालतू, बट मेरी मंथली कॉस्ट जो है वो कम हो गई। तो सर जैसे बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंसर कह रहे थे ऑटोमोबाइल के कि बाहर चार्ज करो तो महंगी पड़ती है डीजल से भी ज्यादा, और घर चार्ज करो तो सस्ती पड़ती है, तो कितनी सच्चाई है इस बात में? सर कोई मैथ्स बैठती नहीं है इस सेंटेंस के ऊपर, क्योंकि जो ईवी के चार्जिंग स्टेशंस बाहर लगे हैं, जियो बीपी के लगे हैं, अडानी के लगे हुए हैं, 1-2 और कंपनीज हैं उनके लगे हैं। तो जो 6 और इनके भी अलग अलग 7 किलोवाट के अलग चार्जिंग के वो हैं, क्या कहते हैं, प्राइसेस। 32 किलोवाट के अलग होंगे, क्योंकि वो आपका 20 मिनट में चार्ज कर रहा है, तो ज्यादा पावर जा रही है। तो जो मैंने एप्लीकेशन पे देखा था वो मैक्सिमम मैंने 37 रुपीज देखा है। ठीक है, 1 यूनिट का। अच्छा, और पेट्रोल आपका ज्यादा है ना, पेट्रोल डीजल आपका कितने का है अभी? 94 का पेट्रोल है आई गेस। तो अगर मैं 37 को डबल भी कर लूं तब भी 94 नहीं पहुंचता वो। अच्छा, तो 1 लीटर और एक यूनिट 37 की और 1 लीटर आपका 94 का है। तो कोई मैथ्स ही नहीं बैठी, मतलब ईवी सस्ती पड़ेगी। सर आप पैसे भी ज्यादा दे रहे हो गाड़ी के लिए, ईवी गाड़ी के लिए। ईवी गाड़ी के लिए वो मैंने आपको बताया, वो स्टार्टिंग में आप दे रहे हो, बट जो डे टू डे आपकी रनिंग हो गई उसमें पैसे बचा जाओगे। उसमें पैसे बच जाते हैं आपके। अच्छा, पैसे बचाने से सर जैसे याद आया, ये गाड़ी ना 2 तरीके से आप परचेज कर सकते हो। एक आप कर सकते हो मतलब पैसा दिया गाड़ी उठाई, एक कर सकते हो पास सिस्टम के बैटरी एज अ सर्विस के थ्रू। तो आपने किस उससे ली है ये सर? सर हमने पूरी गाड़ी परचेज करी है। बास से क्यों नहीं गए? बास में इसलिए नहीं गए थे क्योंकि बास बैटरी एज अ सर्विस में बहुत सारे वो हैं, क्या कहते हैं, इनके प्लान्स हैं, क्लोज वगैरह या फिर हाँ, क्लॉजेस एंड कंडीशंस हैं। दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन योर रनिंग। वो सारे रनिंग के ऊपर बनाए गए हैं। अच्छा। बहुत सारे ऑप्शंस हैं एमजी के अंदर कि आप जितना चला रहे हो उतने का पैसे दो, या आप 1650 किलोमीटर का इनका महीने का वो है प्रो वाली वर्जन में, कि आप 1650 चलाते हो तो आपको उतने का ही पैसा लगेगा। उसके ऊपर लगाओगे तो उससे ज्यादा फिर वो अमाउंट होने लग जाएगा। तो वो एक्चुअली रनिंग के ऊपर है। मेरी रनिंग बहुत ज्यादा होती है, मेरी एक महीने में 1800 किलोमीटर रनिंग होगी। एक महीना भी पूरा नहीं हुआ, 20 डेज में 1800 किलोमीटर पूरी हो गई। मतलब काफी अच्छी चला ली है वैसे आपने। हाँ। इसीलिए वो एक्चुअली 3 साइड से हमारी लग भी गई है, क्योंकि बहुत बहुत गाड़ी चलती है हमारी। बैटरी एज अ रेंटल, इट डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कि उसको एक साथ नहीं देना है, उसको अपनी EMI नहीं ऊपर करवानी है, तो बैटरी ऑन रेंटल पे जा रहा है। अब बैटरी ऑन रेंटल में भी फाइनेंस की बात आ जाती है। अगर आप फाइनेंस करवाओगे बैटरी को, तो आप गाड़ी कराओगे और बैटरी भी करवानी पड़ेगी आपको फाइनेंस। तो दोनों तरफ से तो आपके 2 EMIs कटेंगी, एक बैटरी की और एक गाड़ी की। तो इट्स अ हैसल फॉर अ कंज्यूमर कि अब मेरे को 2 EMIs, जैसे मैं एज अ बिजनेसमैन में बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे पास नहीं होता है टाइम। तो अब मैं एक और EMI मैं अपने दिमाग में रखूं कि वो कटनी है, नहीं कटी तो फिर मेरा सिबिल इफेक्ट होगा या कुछ होगा। तो उस चीज को खत्म करने के लिए एक साथ ही ले लिए। अच्छा, और बैटरी एज अ सर्विस, इट टोटली डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर का, कस्टमर टू कस्टमर। कंज्यूमर की कितनी रनिंग है उसके अंदर। अब उसकी रनिंग ही महीने में 50-100 किलोमीटर उसे चलानी है अगर, तो फिर वो क्यों देगा
ज्यादा के पैसे ना, तो वो बैटरी एज अ सर्विस के दूसरे प्लान में जाएगा कि मैं जितने चलाऊंगा मैं उतने के पैसे मैं उतने के पैसे वो भी ऑप्शन है, 1650 वाला भी ऑप्शन है, ऐसे करके बड़े सारे ऑप्शन हैं। और उसका एक वो मिनिमम आपसे चार्ज लेते हैं। अगर आप टोटल मैक्स फैलाओगे तो गाड़ी को पूरा लेने में ही फायदा है, बैटरी एज अ सर्विस में फायदा नहीं है। तो जैसे इस गाड़ी के अंदर ना लेवल 2 एडास भी आता है, हाँ, तो कैसे इसका एडास काम करता है, कितना एक्यूरेट है और इंडियन कंडीशंस के लिए बना भी है या नहीं? अब तक आपने जो 1800 किलोमीटर चलाई है इस गाड़ी को, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इसके लिए? सर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मेरे को ऐसा लगता है, दिस इज माय फर्स्ट एडास कार, ओके, तो मैं ज्यादा वो भी नहीं कह सकता, दिस इज माय फर्स्ट एडास कार। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की सड़कें एडास के लिए नहीं बनी है, क्योंकि वो एक ये लाइन वो करते हैं ना, मार्किंग्स जो होती हैं उसके बीच में चलाने का, एडास का वो लेन एडजस्टमेंट जो होती है, बट वो रोड्स ऐसी बनी हुई है, वो मार्किंग्स प्रॉपरली नहीं है, तो वो गाड़ी आपकी इधर उधर हो जाती है। अब आप जब कभी स्पीड में चला रहे हो तो इसका एडास जब होता है वो अपने आप एक बार कभी बीच में चालू हो जाता है, तो आपका स्टीयरिंग एक बार को स्टिफ हो जाएगा, तो वो कट वट लेने में और वैसे लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, तो मैं तो वो ऑफ करके रखता हूँ। बट हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि इंडियन रोड्स के लिए एडास नहीं है एडास। अगर मैं बात करता हूँ इस गाड़ी का इंटीरियर, आपको काफी वाइट मिलता है, तो इसके लिए क्या कहना चाहोगे सर? इसका जो लोअर बैटरी पैक वाला ऑप्शन है उसमें ब्लैक सीट्स मिलती हैं, ब्लैक इंटीरियर मिलते हैं, तो टेक्निकली इनको इस वाले मॉडल में भी, मतलब ऊपर प्रो वाले वर्जन में भी ऑप्शंस देने चाहिए थे, क्योंकि हर कोई बेज नहीं प्रेफर करता अंदर से ना, क्योंकि बेज सीट कवर्स जल्दी गंदे हो जाते हैं, और इस पे सीट कवर फिर लगवाओ, फिर वेंटिलेटेड सीट्स हैं, फिर सीट कवर नहीं लगवा सकते क्योंकि यहाँ पर आपका पीछे एयर बैग्स होते हैं, तो फिर वाइट सीट ही ऑप्शन हुआ। वाइट सीट्स की मेंटेनेंस थोड़ी सी मुश्किल होती है, सो दे शुड हैव गिवन अ ऑप्शन ऑफ ब्लैक या फिर कोई और any other dark color, yes। Anyway, तो सर जैसे इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम आता है, कैसा इसका आउटपुट है सर? आउटपुट बिल्कुल फर्स्ट क्लास है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आउटपुट में। इंफोटेनमेंट सिस्टम इसका बहुत अच्छा है। अभी हम डे लाइट में, अगर हम रात में होते तो आपको इसके एम्बिएंट लाइटिंग भी दिखती, वो और बिल्कुल प्रीमियम लुक है। इट्स लाइक यू आर सिटिंग इन अ बिजनेस क्लास। तो सर एक चीज नोटिस कर पा रहा हूँ, जैसे इसका ए पिलर बहुत बड़ा है, तो कितना डिस्ट्रैक्ट करता है ये? डिस्ट्रैक्ट करता भी है नहीं करता है, मतलब जैसे टर्न वगैरह लेते हुए? मोड़ने में, टर्न लेने में सच कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि जब भी आप टर्न लेते हो आपका 360 वो कर्व वाला कैमरा ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। अच्छा, ठीक है। तो आज सच कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती टर्न वन में। टर्निंग रेडियस मेरे को कंपैरिजन टू एलिवेट, मेरे को थोड़ा सा एलिवेट का ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसका टर्निंग रेडियस बहुत अच्छा है। इसका टर्निंग रेडियस थोड़ा सा कम है, बट अगेन वो आपको कैमरास मिल जाते हैं, तो कोई ऐसे सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसके अंदर। अच्छा, तो कितनी बार चार्ज कर ली सर आपने? जैसे 1800 किलोमीटर चला लिया आपने, कितनी बार चार्ज करनी पड़ी? और मतलब टोटल आपने पूरी बैटरी ड्रेन भी करके देखी, मतलब कितनी रेंज मिली आपको? मैं एक बार दोबारा रेंज पे आना चाह रहा था। 380 390 आपकी कहीं नहीं जाती। 430 की जब हम फुल बैटरी चार्ज कर लेते हैं 0 to 100, ठीक है, तो 430 आपके उसमें आती है। मैंने कभी भी ड्रेन आउट नहीं करी है बैटरी अभी तक 1 महीने में, क्योंकि इतना नहीं हुआ है कि ड्रेन आउट हो गई है बैटरी, वो हमेशा 25% उस पर रहती है, बट तब भी आपको 380 390 की रेंज अभी स्टार्टिंग में आराम से मिल जाती है। मुझे एक चीज याद आई, इसमें व्हीकल टू व्हीकल और व्हीकल टू लोड सारे वो भी चार्ज हो जाती है। तो वो क्या, वो मतलब यूज करके देखा आपने? वो मैंने अभी पर्सनली तो कभी अभी तक यूज नहीं करा है, क्योंकि मेरे को वो समझ में भी नहीं आया था कि कैसे चार्ज होगा, कहाँ पॉइंट लगेंगे उसके। आई गेस कुछ अलग वही लगता है पॉइंट जहाँ आपका वहीं लगेगा, बट उसका कुछ अलग होता होगा ना, पोर्ट मेरे को अलग से लेना पड़ेगा। तो सर सारी बात हो गई, पॉजिटिव्स भी हो गए, लेकिन नेगेटिव बताओ, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि हर गाड़ी परफेक्ट होती है, तो इसका नेगेटिव क्या लगा अभी तक आपको? इसका नेगेटिव पॉइंट बस एक ही है कि इसका सारा कुछ जो भी फंक्शंस है इंफोटेनमेंट में दे रखा है। अगर आपका इंफोटेनमेंट XYZ रीजन से कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपके इंफोटेनमेंट में होती है, तो गाड़ी कैसे चलाओगे ना, क्योंकि आपको साइड मिरर्स एडजस्ट करने हैं, कुछ भी छोटा सा भी फंक्शन आपको चलाना है, तो वो सब कुछ इंफोटेनमेंट में है। चलो इन्होंने कम से कम एसी के लिए नीचे बटन तो दे दिया, वरना अगर वो भी एसी के अंदर उसके अंदर होता है इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर, आप वहां से भी कंट्रोल कर सकते हो। इवन मेरा एक फ्रेंड था जिसका बेटा था, उसके बेटे ने स्क्रीन ही तोड़ दी थी, लेकिन वो सेल्टॉस की थी। लेकिन यहाँ पर अब इसमें स्क्रीन भी बड़ी है, आपका सारा फंक्शन ही इसके अंदर है। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव आपको इस गाड़ी के? इस गाड़ी का सबसे बड़ा नेगेटिव ये है। एक नेगेटिव ये है कि जब 15 इंचेस की स्क्रीन दे ही रखी है, टाटा ऑफर करता है नेटफ्लिक्स सर्विसेज, और जब वो पार्किंग में चलती है, जब गाड़ी स्टेशनरी है बिल्कुल तब चलती है वो, तो दे शुड हैव आल्सो ऑफर्ड नेटफ्लिक्स या कोई ऐसा
प्रीमियम वाला OTT वो। वगैरह। तो गाइज इसका अगर आपको डिटेल्ड रिव्यू देखना है, ड्राइव रिव्यू की कैसी चलती है, कैसी इसकी रेंज है, टॉप स्पीड क्या है, ड्राइविंग फील कैसा है और मेरे व्यूज क्या है, वो जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वो वीडियो मिस नहीं करनी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय गाइस।